काशीराम साहब कहा करते थे कि भाजपा अगर सांपनाथ है तो कांग्रेस जो है नागनाथ है। हम हर लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। हम हल्ला गुल्ला करके, तोड़ फोड़ करके, हम सड़क जाम करके हम ऐसी राजनीति नहीं करते। और जो लोग उज्ज्वला गैस लिए हैं, आप जाके उनसे खुद बयान लीजिए कि वो लोग सिलेंडर किनारे रख दिए हैं और वो लोग फिर लकड़ी पे अपना खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आखिर राहुल जी अगर महंगाई को देख रहे हैं तो जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, कम से कम वहाँ टैक्स कम करके जनता को राहत देते, लेकिन वहाँ भी वो जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे मजहब इस्लाम में लिखा हुआ है कि आप अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के भी धर्म का सम्मान करो। तो मैं भगवान राम जी का बहुत सम्मान करता हूँ, अयोध्या का सम्मान करता हूँ। एक जैसे शेर है कि वक्त आने पर बता दूंगा ऐ अहले चमन, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। फिर भी मतलब कायस लगाया जाए ऐसा नहीं, अभी ऐसा कुछ तो नहीं है। अब आगे भविष्य की बात है तो राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब आप राजनीतिक में सत्ता के साथ साथ विपक्ष से बात करें। वैसे आपको बता दूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। हालांकि अपने स्तर पर सभी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी को भूल जाएं तो ये राजनीतिक स्तर पर बेईमानी होगी। आज हम बात करेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी के कुशीनगर से जिला उपाध्यक्ष साहिल दारी से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकतंत्र में सत्ता की जितनी ज़रूरत होती है, विपक्ष की भी उतनी ज़रूरत होती है। आखिर ये सवाल जब बार बार सरकार से करते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि विपक्ष क्या वाकई में कमज़ोर है, विपक्ष क्या सवाल नहीं खड़ा कर सकता है? नहीं, देखिए पत्रकार महोदय, सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है वो तो बनती है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। और केंद्र में विपक्ष के नाम पे कांग्रेस है, और कांग्रेस तो ऐसे मूक दर्शक बन के देख रही है कि जैसे लग रहा है कि वो हिंदुस्तान की राजनीति से उससे अब कोई लेना देना ही नहीं रह गया। और कांग्रेस इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितनी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि भाजपा अगर सांपनाथ है तो कांग्रेस जो है नागनाथ है। इस तरह से दोनों की जिम्मेदारियां बराबर की जिम्मेदारियां हैं। आपकी पार्टी की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुश्री मायावती जी जो है वो भी जो है चुप्पी साधे रहती हैं। तमाम सारे बड़े मुद्दे होते हैं उस पर भी जो है वो सवाल नहीं खड़े करती हैं, आवाज़ नहीं उठाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी पहले मिशन है, उसके बाद वो एक राजनीतिक पार्टी है। तो मिशन होने के नाते हम लोग अनुशासन में रह के अपनी बात को रखते हैं। बहन कुमारी मायावती जी का आप डेली उठा के ट्वीट देखिए, वो डेली हर मुद्दे पे अपनी लड़ाई विधानसभा में अपने विधायकों से लड़वाती हैं। संसद में जितने हमारे एमपीज हैं वो हमारी बात को उठाते हैं। हम हर लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। हम हल्ला गुल्ला करके, तोड़ फोड़ करके, हम सड़क जाम करके हम ऐसी राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से करते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं। वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है लगभग 7.5 साल से, और राज्य में 4.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की और राज्य में योगी जी की। क्या लगता है कि जनता जिस उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्य में लेकर आई थी, जनता के उम्मीदों पर ये सरकार खरी उतरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं पत्रकार महोदय। ये तो आप जगह जगह हर जगह अपने पत्रकारिता के माध्यम से जानते भी होंगे और जाके लोगों से मिलते भी होंगे। लोगों का जो सोचना है, लोगों का जो कहना है, वो लोगों का सोचना बहुत दूर चला गया। माननीय मोदी जी 2014 में आए तो हर आदमी को बहुत उम्मीद थी कि एक देश में परिवर्तन होगा। योगी जी आए
तो भी उम्मीद थी कि प्रदेश में परिवर्तन होगा, लेकिन कहीं कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। जनता इन दोनों सरकारों से नाउम्मीद है और यहाँ तक कि मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि 2014 में जब माननीय मोदी जी यहाँ रविंद्र नगर मुख्यालय पे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, तो जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी परडौना शुगर फैक्ट्री, उन्होंने अपने चुनावी जनसभा के मंच से घोषणा किया था कि आप लोग राजेश पांडे को एमपी बनाइए और मैं परडौना की शुगर फैक्ट्री को मात्र 100 दिन के अंदर चला दूंगा। लेकिन आज 7.5 साल का दिन हो गया। अभी एयरपोर्ट के उद्घाटन में जो माननीय मोदी जी आए थे, तो मैंने प्रेस के माध्यम से इस बात को याद भी दिलाया था कि माननीय मोदी जी को अगर अपना वादा याद हो तो अब भी 7.5 साल बीत चुके हैं, परडौना की शुगर फैक्ट्री को चला दीजिए। परडौना की शुगर फैक्ट्री चलने से बेरोजगारी दूर होगी, व्यापारी की समस्याएं दूर होंगी, परडौना का विकास होगा। तमाम लोग उसमें जो नौकरी करते थे वो भूखे मर रहे हैं, वो कम से कम रोजगार पा जाएंगे। लेकिन आज तक 7.5 साल हो गया, यहाँ मोदी जी की निगाहें नहीं पड़ी और अभी तक हम सभी किसानों के साथ साथ व्यापारी हो, नौजवान हो, जो भी हो, सारे लोग बहुत ही मायूस हैं, बहुत ही उदास हैं कि परडौना की शुगर फैक्ट्री अभी तक नहीं चली। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने जो वादे किए जनता से वो सब पूरे किए। अगर ये कहा भी जाए कि तमाम सारे बड़े राजनीतिक दलों द्वारा कि वो एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने ये किया वो किया, तो एटलीस्ट पूरा हमने किया। एयरपोर्ट का उद्घाटन हमने किया, हमने जो है एम्स दिया गोरखपुर में, हमने जो है कुशीनगर को मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। तो हम तो जो कह रहे हैं हम कर भी रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। अगर एक भी वादा पूरा किया हो तो बता दे। पहला वादा था इनका कि मैं काला धन ले आऊँगा विदेशों से, और जो भी भारत के नागरिक हैं सारे नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। मैं मिश्रा जी पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके खाते में 15 रुपया भी आज तक गया? नहीं गया। तो इसलिए माननीय मोदी जी ने एक और वादा किया था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, ये भी नहीं हुआ। उन्होंने वादा किया था कि मैं शहरों को सुपर सिटी बना दूंगा, स्मार्ट सिटी बना दूंगा, वो भी नहीं हुआ। आप बताइए कि क्या हुआ? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी वादा इन लोगों ने पूरा किया हो, चाहे वो किसानों का हो, किसानों की आय दुगनी करने का मामला हो, वो भी नहीं हुआ। आखिर हो क्या रहा है? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है और जनता को भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है। दूसरी बात है पत्रकार महोदय कि आप बताइए, महंगाई की मार जो है वो पूरे देश की जनता झेल रही है, चाहे वो जनता अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो गरीब हो, हर आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। आप सब कुछ छोड़िए, आप सरसों का तेल ही ले लीजिए। सरसों का तेल जो 70 रुपया किलो था आज 250 रुपया किलो बिक रहा है। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, सब्जी को ले लीजिए, टमाटर को ले लीजिए, गोभी को ले लीजिए, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आज गोभी 100 रुपया बिक रहा है, टमाटर 100 रुपया किलो बिक रहा है। कौन सी चीज़ सस्ती हुई है माननीय मोदी जी की सरकार में, वो आप हमको बता दीजिए पत्रकार महोदय कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई है। सरकार ये कहती है कि इसके पीछे तमाम सारे कारण हैं। बरसात होने की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, और साथ ही साथ हम जो उस पर जो टैक्स ले रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जो कोई भी चीज़, उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हुआ है। और हमने तो जो है जनता को जो है फिर मुफ्त में राशन भी दिया, वैक्सीनेशन लगाया मुफ्त में, उस वैक्सीनेशन का किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया। नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन की जो बात है वो तो अब क्या कहा जाए। अब इस चीज़ को मोदी जी बिला वजह इस चीज़ का श्रेय लेना चाहते हैं है केंद्र सरकार। और जहाँ तक फ्री में अनाज की बात है, तो ये बताइए सिर्फ 35 किलो के अनाज में आदमी खा लेगा? दाल नहीं चाहिए उसको,
उसको सब्जी नहीं हालिया चाहिए, में तेल नहीं चाहिए। योगी जी ने कहा कि हम जो है मार्च तक जो है दाल भी देंगे, तेल भी देंगे और चीनी भी देंगे। यह तो चुनावी समय चल रहा है, 4 महीना चुनाव को है। जो भी कोई कुछ कहेगा वो कर नहीं पाएगा, और ये कहना जो है, इस कहने पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि अब तो वोट लेने की बात आ गई है। पत्रकार महोदय, आप जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे उज्ज्वला गैस का ये लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं। उज्ज्वला गैस अब तो 2.2 हो गया है। उज्ज्वला गैस की सच्चाई क्या है? ये लोग उज्ज्वला गैस तो दे दिए, लेकिन वो सिलेंडर जाके घर रखा रह गया और फिर लकड़ी पे खाना बनने लगा, और गैस की कीमत आप देख लीजिए, गैस की कीमत तिगुनी हो गई। तो वो आदमी जो उज्ज्वला गैस लिया, वो सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? वो तो गरीब आदमी है, वो तिगुना पैसे में क्या सिलेंडर भरवा पाएगा? आज देखिए, वो आप किसी भी आप गांव में जाइए पत्रकार महोदय, और जो लोग उज्ज्वला गैस लिए हैं, आप जाके उनसे खुद बयान लीजिए कि वो लोग सिलेंडर किनारे रख दिए हैं और वो लोग फिर लकड़ी पे अपना खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट बढ़े हैं, इस वजह से भी ये भी कारण हो सकते हैं उसके। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट कोई आज तो है नहीं कि सिर्फ मोदी जी के ज़माने में इंटरनेशनल मार्केट आ गया। ये तो मार्केट पहले भी था। तो पहले इतनी तिगुनी महंगाई क्यों नहीं होती थी? सरकार ने अभी हाल ही में जो है पेट्रोल और डीजल पे जो है अपने जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको कम कर दिया। लगातार सवाल उठ रहे थे उस पर। उस सरकार ने बोला कि हमने जो 10 रुपये डीजल और 5 रुपये पेट्रोल पे दाम कम कर दिए। अच्छा, ये बताइए मान्यवर, आप भी पत्रकार महोदय मोटरसाइकिल रखे हैं, 4 व्हील रखे हैं, तेल भराते हैं। आप 70 रुपया से 60 रुपया से तेल भराते भराते 100 पार पहुंच गए, और 100 के पार पहुंचने के बाद आपको 5 रुपया कम कर दिया गया। तो 100 के नीचे तो आप आए नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इस काम के लिए अगर राहुल गांधी बोलते, तो मेरा तो ये कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। आज राहुल जी की सरकार है राजस्थान में, वहाँ देखिए 120 रुपया 25 रुपया वहाँ तेल बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है। आखिर क्या कहा जाए इसको? आखिर राहुल जी अगर महंगाई को देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, कम से कम वहाँ टैक्स कम करके जनता को राहत देते, लेकिन वहाँ भी वो जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए जितनी इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी की सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी है। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। अभी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ बसपा के द्वारा, जिसमें प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया। प्रबुद्ध सम्मेलन सपा के द्वारा भी किया गया, प्रबुद्ध सम्मेलन बसपा के द्वारा किया जा रहा। क्या एक बार फिर से जो है वही राजनीति गोल गोल घूम रही है? सभी पार्टियों के द्वारा एक बार फिर से जो है वही काम किया जा रहा है जो पिछली बार आपकी 10 साल पहले की सरकार, मायावती सरकार में हुआ था। देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन का मकसद मतलब ये है कि पिछली सरकार में जब हमारी सरकार थी 7 से लेकर 12 तक, तो हमने वहाँ प्रबुद्ध समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दी थी। काफ़ी हम लोगों ने मंत्री बनाया था, लगभग 25-30% मंत्री हम लोगों ने बनाया था। और इसके लिए प्रबुद्ध समाज की आज स्थिति देख लीजिए। आज इस सरकार में प्रबुद्ध समाज के कितने मंत्री हैं, आप खुद ही गिन सकते हैं, देख सकते हैं। जहाँ तक हमारे प्रबुद्ध समाज का सवाल है, तो सिर्फ हम प्रबुद्ध समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बसपा का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। आप अगर प्रबुद्ध समाज से हैं, आप अगर काफ़ी हमको वोट दे रहे हैं, काफ़ी हमको हमारे पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, तो आपको उतनी भागीदारी मिलेगी। अगर पिछड़े समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, दलित समाज से हैं, तो सारे समाज के लोग जितनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेंगे, जितना हमको वोट देंगे, जितनी हमको सीटें जिता के देंगे, हम उस हिसाब से उनको भागीदारी देंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको अपने स्टेट में मिनिस्टर बनाएंगे, राज्य मंत्री का दर्जा देंगे। ये हमारे कहने का मतलब है। अच्छा, अभी हाल ही में जो है अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया। सरकार ने बोला कि जिस तरह का अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया, पिछली कई जितनी भी सरकार रही हैं, अयोध्या को जो है दरकिनार किया गया है, उसके साथ उपेक्षा की गई है। नहीं, देखिए, जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, भगवान राम जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, और हमारे मजहब इस्लाम में लिखा हुआ है
कि आप अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के भी धर्म का सम्मान करो। तो मैं भगवान राम जी का बहुत सम्मान करता हूँ, अयोध्या का सम्मान करता हूँ। और दीप ओप जलाने की बात मैं कहाँ तक बताऊँ। देखिए, गरीबों के घरों में दीप जले, लोगों को खाना मिले, रोटी मिले, चावल मिले, दाल मिले और दीप जले, हम उसकी कहीं से मुखालफत नहीं करते, कहीं से हम उस दीप प्रज्वलित होने का विरोध नहीं करते। हाँ, हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि अब अयोध्या में शांति है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत बड़ा एहसान है इस हिंदुस्तान की जनता पे, कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और राम जन्मभूमि को राम जन्मभूमि की जगह दिया और उसके बदले में हम मुस्लिम समाज के लोगों को 5 एकड़ ज़मीन दिया। तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत आभारी हैं और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से सबसे अपील भी करते हैं कि सारे लोग अयोध्या सहित पूरे देश में शांति व्यवस्था, मेल मोहब्बत बनाए रखें, जिससे देश का विकास हो सके। अब सवाल थोड़ा ट्विस्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण भी है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां प्रयास कर रही हैं, सभी पार्टियां, भाजपा लगी हुई है, सत्ता में भी है, कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी जो है लगातार रैलियां कर रही हैं, प्रतिज्ञा रैली उन्होंने गोरखपुर से शुरुआत की, हर जगह जगह जाके उन्होंने रैली कर रही हैं। सपा जो है अपनी रथ यात्रा शुरू की है। बसपा कहाँ है? नहीं, बसपा भी है। बसपा अभी रथ यात्रा नहीं निकाली है। बसपा अभी, हम लोग अभी बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे काम कर रहे हैं। हम लोग सारे बूथों को मजबूत कर रहे हैं। ये लोग बाकी सभी पार्टियां लोग अपने दिखावा कर रही हैं। लोग इससे दिखावे से काम नहीं चलेगा। देखिए, जब हमारा बूथ मजबूत रहेगा तो हमारा वोट निकलेगा और हम सभी समाज के लोगों में, चाहे वो मैंने पहले भी कहा पिछड़े समाज के लोग हों, अगड़े समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, जो भी हों, हम सबके घर जा रहे हैं। हम सबको पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये लगभग 1 महीने में साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी। फिर भी क्या लग रहा है, कायास किसकी आप पिछली बार की तरह जो है, जैसे आपने सपा के साथ गठबंधन किया, क्या इस बार भी गठबंधन करने को तैयार है? नहीं, देखिए, गठबंधन के मुद्दे पे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं छोटा पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये माननीय अखिलेश जी की और माननीय बहन कुमारी मायावती जी की के स्तर की बात है और मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का। और बहन जी का जो भी फैसला होगा उसके तहत हम लोग काम करेंगे। बाकी ये फैसला उन लोगों के ऊपर है कि वो गठबंधन होता है या नहीं होता है। ऐसा कायस लगाया जा रहा है कि शाहिद लारी बसपा से किसी और पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं या किसी और पार्टी से आपको बुलाया जा रहा है, या फिर ऐसे कायस लगाया जा रहा है। राजनीति में बड़ा ये सवाल उठ रहा है इस पे। नहीं, अभी ऐसा कुछ तो नहीं है। अभी हम लोग अपने प्रत्याशियों को मजबूत करके चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और ये तमाम लोग तमाम तरीके की बात करते हैं। तो अब इसके लिए क्या कहा जाए, लोगों का मुंह है, अपने मुंह से लोग कुछ भी कह सकते हैं। विपक्ष के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। राजनीति में सब संभव है। वो वक्त आने पर, क्या एक जैसे शेर है कि वक्त आने पर बता दूंगा ऐ अहले चमन, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। फिर भी मतलब कायस लगाया जाए ऐसा? नहीं, अभी ऐसा कुछ तो नहीं है। अब आगे भविष्य की बात है तो राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शाहिद लारी। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, यानी हम समझ सकते हैं, इशारों की बात है।